हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशंस। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो मेथड ऑफ डिज़ाइन के ऊपर है। आरसीसी को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को हम किस किस मेथड से डिज़ाइन करते हैं और कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट होता है और कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट नहीं होता है। इन सारी बातों पर आज हमारी डिस्कशंस होने वाली है, तो देखते रहिए शुरू से अंत तक वीडियो को और समझते रहिए। हमारी जो मेथड होती है स्ट्रक्चर एनालिसिस को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को या फिर किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल है। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकेंड मेथड इज लिमिट स्टेट मेथड एंड थर्ड मेथड इज अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड, WSM मेथड, ULM मेथड एंड LSM मेथड। लेकिन आजकल जो रिसेंट में चल रहा है एक और मेथड आ गया है, परफॉर्मेंस बेस्ड मेथड। लेकिन जो आजकल का जो मेरा स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन होता है वो जनरली होता है LSM पर बेस्ड। किस मेथड से डिज़ाइन होता है? LSM पर बेस्ड मेथड से हमारा किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है LSM से, क्यों नहीं किया जाता है WSM से, ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट, चलिए हम बात कर लेते हैं। पहले फर्स्ट मेथड, 4 मेथड है आप लोगों को, 4 मेथड। फर्स्ट WSM मेथड, सेकेंड ULM मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड वही हुआ, तीसरा मेथड LSM लिमिट स्टेट मेथड एंड फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस बेस्ड मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से प्रॉपर वे में आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट आरसीसी को कंप्लीट करूंगा, यहाँ पे 1 बाय 1 चैप्टर को डिस्कस करूंगा, थ्योरी से लेकर के न्यूमेरिकल तक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। जितना मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा यहीं से, कोई बुक उतुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं करवा रहा हूँ बस उतना कर लेना, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। न्यूमेरिकल से लेकर थ्योरी तक आपको मैं साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके साथ साथ आप यदि यहाँ से नहीं लिख पाते हैं तो आप वीडियो को सिर्फ देखते रहिए, लिखिए मत। कॉपी पेन लेकर बैठिए, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बात हो जो मैं बोल देता हूँ उसे आप नोट कर लीजिए। ओके, बट इस चीज़ को नोट्स नहीं कीजिए। आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा PDF का, आप आरसीसी का PDF डाउनलोड कर लेंगे। जितना मैं पढ़ाऊंगा जिस वीडियो में उतना का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा, लिंक का PDF। क्लियर है? PDF का लिंक मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम बात कर लेते हैं हमारा क्या मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है। ओके, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जानने से पहले कुछ हम समझ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है। उसके बाद हम 1 बाय 1 पढ़ के बताएंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या क्या करते हैं। पहले तो जानिए कि ये बहुत सारा पुराना मेथड है, 1984 का ये मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, IS 1984 इसका कोड होता है WSM का। तो ये बहुत पुराना मेथड है। मेरा पहले जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता था वो आरसीसी, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर वो WSM से डिज़ाइन किया जाता था। लेकिन आज जो रिसेंट में मेरा डिज़ाइन हो रहा है स्ट्रक्चर वो LSM पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले WSM से होता है, आज LSM से हो रहा है। क्यों ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों उसको प्रीफर नहीं करते हैं? प्रीफर इसलिए नहीं करते हैं कि WSM मेथड में जो हम डिज़ाइन कर रहे थे उसमें क्या लेते थे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते थे। क्या लेते थे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते थे, बहुत ज़्यादा। कंक्रीट के लिए हम 3 ले लेते थे, जबकि स्टील के लिए 1.78 ले लेते थे। कंक्रीट के लिए 3 और कंक्रीट के लिए 3, स्टील के लिए 1.78 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते थे। अगर मैं बताऊंगा, अभी इसको पहले समझाने के बाद मैं एक ग्राफ बताऊंगा और उस ग्राफ से क्लियर कर दूंगा कि WSM मेथड में अनइकोनॉमिकल मेथड है या इकोनॉमिकल मेथड है, सेफ है या नहीं है, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो देखते रहिए। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इन दिस मेथड ऑफ डिजाइन इट इज एज्यूम दैट कंक्रीट इज इलास्टिक। इस मेथड का देखो ये ड्रॉबैक था। इस मेथड में, WSM मेथड में मान लिया गया कि कंक्रीट क्या है? इलास्टिक है, जबकि रियलिटी में कंक्रीट इलास्टिक नहीं होता है। और आप सब देख रहे हैं कंक्रीट इलास्टिक नहीं होता है। लेकिन इस मेथड में मान के चला गया कि कंक्रीट क्या है? इलास्टिक है। ये एक प्रकार का इसका क्या हो जाएगा? ड्रॉबैक हो जाएगा। जब मैं ड्रॉबैक लिखाऊंगा तो उस समय भी इस चीज़ को लिखाऊंगा। ओके, सेकेंड बोल रहा है कंक्रीट एक्ट टुगेदर इलास्टिकली, द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड स्ट्रेस आर लीनियर। कह रहा है कि रिलेशनशिप जो होगा लोड और स्ट्रेस के बीच वो लीनियर होगा, जबकि ऐसा कोई बात नहीं, लीनियर नहीं होता है। आज के देख लो रिसेंट का जो होता है डायग्राम बनता है वो पैराबोलिक बनता है। वो जब मैं LSM पढ़ाऊंगा, जब डिजाइन करवाऊंगा तब उस समय मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब बनाऊंगा क्लियर और कर दूंगा कि वहाँ पे कैसे ग्राफ बनता है। स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक बनता है। स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है, जबकि स्ट्रेन डायग्राम क्या बनता है? लीनियर बनता है। लेकिन इसमें कह रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों क्या बन रहा है? लीनियर, जो कि गलत बात है। स्ट्रेस आर लीनियर
टिल द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जब तक कि कोई स्ट्रक्चर फेल नहीं कर जाता है तब तक ये क्या कहा कि ये लीनियर होगा। ओके, ये भी इसका खामिया था। कह रहा द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कंक्रीट एंड स्टील शुड नॉट एक्सीड एनीवेयर इन द स्ट्रक्चर। कह रहा परमिसिबल स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड एनीवेयर इन द स्ट्रक्चर। कह रहा है कि कहीं भी स्ट्रेस, मतलब इवन रोस्ट कंडीशन, स्ट्रक्चर पर कितना भी हम लोड लगा लें, कितना भी लोड लगा लें, उसमें इतना ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता था कि कितना भी लोड हम लगा लेते थे ना तो वह स्ट्रक्चर क्या करता था, फेल नहीं करता था। ठीक है, और उसका जो परमिसिबल स्ट्रेस था ना उससे ज़्यादा उस पर लोड ही अप्लाई नहीं होता था। वो क्यों नहीं होता था वो अभी हमें फिगर के माध्यम से सारा बात क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इवन रोस्ट कंडीशन, मतलब रोस्ट कंडीशन का मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, फेल हो गया। ठीक है, मतलब रोस्ट या क्रिटिकल कंडीशन मतलब खराब स्थिति, सिचुएशन गंभीर हो गया। ठीक है, उस समय भी क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस से बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो अभी तो मैं बता सकता हूँ कि ये अनइकोनॉमिकल हो सकता है, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा कि अनइकोनॉमिकल कैसे हुआ, वो मैं क्लियर करूँगा आगे। अभी जस्ट परमिसिबल स्ट्रेस आर कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग सुटेबल ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है WSM में वो कैसे कंप्यूट किया जाता है, सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके तब कंप्यूट करते हैं। ठीक है, और वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, तो कंक्रीट के लिए 3 एंड स्टील के लिए 1.78। अब कंक्रीट के लिए 3 क्यों होता है और स्टील के लिए 1.78 क्यों होता है, ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है, तो कंक्रीट के लिए 3 इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया है क्योंकि कंक्रीट का जो मैन्युफैक्चर होता है वो एट द साइट पे होता है, जबकि स्टील का मैन्युफैक्चर होता है एट द कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल में होता है। तो इंडस्ट्रियल में क्या होता है, वहाँ पे हमें एरर की चांसेस कम होती है, जबकि साइट पे जब हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें एरर की चांसेस बढ़ जाती है। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक, सारी बातें यहाँ तक क्लियर है? तो ये सारी बातें अब हम एक फिगर के माध्यम से और क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये WSM मेथड क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ ना? चलिए, WSM मेथड वो मैं एक ग्राफ बना करके मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनता है इसका। अब देखो, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है, तो ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है। ओके, ये किसका ग्राफ है, एक माइल्ड स्टील कर्व का ग्राफ है। अब मैं बता दूं आपको कि ये नीचे का होता है लोअर यील्ड स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है अपर यील्ड स्ट्रेस, ये होता है बी और ये होता है ए को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, बी को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, सी को अपर यील्ड लिमिट बोलते हैं और सी डैश को हम बोलते हैं लोअर यील्ड लिमिट। और लोअर यील्ड लिमिट को ही हम क्या बोलते हैं, FY बोलते हैं। लोअर यील्ड लिमिट को क्या बोलते हैं, FY। और लोअर लिमिट इज आल्सो कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस, इसी को ही यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। लोअर यील्ड स्ट्रेस को ही हम यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, अपर यील्ड स्ट्रेस को हम यील्ड स्ट्रेस नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो लोअर वाले को हम बोलते थे, इसको हम बोलते हैं FY। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक, ये हुआ FY। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा हो जाता है अल्टीमेट, ये हमारा प्लास्टिक रीजन आ जाता है, ये हमारा क्या आ जाता है, प्लास्टिक रीजन आ जाता है। तो हम जब किसी भी स्ट्रक्चर में इस तरह से लोड लगाएं और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो रहा है, लीनियर बन रहा है। ये क्या हो रहा है, लीनियर बन रहा है। अब मतलब कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज, इस क्या है, ये है स्ट्रेस और ये क्या है, स्ट्रेन। क्लियर है, इस पर है स्ट्रेस, इस पर है स्ट्रेन। जैसे जैसे मेरा स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरा स्ट्रेन तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन कम आ रहा, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा और स्ट्रेन कम आ रहा। तो ये मेरा सही है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आपका जो स्ट्रक्चर है वो कितना रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्ट्रेन कम रहा, तो अच्छी बातें हैं। तो क्या है, अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर यहाँ तक लोड लगाएं और यील्ड से हम बाहर चले जाते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। और परमानेंट डिफॉर्मेशन होने का मतलब हुआ कि आपका स्ट्रेस इंक्रीज नहीं कर रहा है लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम इंक्रीज करते जा रहा है। देखो स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारी गलत बात है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे ना कि लोड को इधर ही लगाएं,
इसलिए हम चाहेंगे कि यार लोड को इस लिमिट के अंदर ही लगाएं, यहाँ तक लोड को हम नहीं लगाएं ताकि मेरा स्ट्रक्चर में प्लास्टिक रीजन आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक सूटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, सूटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो WSM मेथड में ना मटेरियल तो फेल यहाँ पर कर रहा है, मटेरियल तो फेल कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना। अल्टीमेट के बाद वहाँ पे नेकिंग बन जाता है। नेकिंग का मतलब हुआ कि वेयर क्रॉस सेक्शन एरिया इज मिनिमम। नेकिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज मिनिमम। किसी भी बॉडी पर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि बीच में देखेगा कि वो क्या हो जाता है, पतला बन जाता है। क्या बन जाता है, पतला। और वही पतला जो सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड नेकिंग। उसको क्या बोला जाता है, नेकिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या बन जाता है, नेकिंग बन जाता है। और एंड देन नेकिंग के बाद आपका स्ट्रक्चर क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। ओके स्टूडेंट, तो फेल तो मेरा यहाँ पर हो गया, फेल तो मेरा यहाँ पर होता है ना। लेकिन WSM मेथड में क्या किया गया कि वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करना शुरू यहीं से कर दिया। कहाँ से शुरू कर दिया, यहीं से कर दिया। तो बताओ स्ट्रक्चर को लोड लेने की कैपेसिटी तो यहाँ तक है, यहाँ तक है, लेकिन आपका जो डिजाइन किया गया वो यहीं पर कर दिया गया, मतलब इसी स्ट्रेस पर क्या कर दिया गया, डिजाइन कर दिया गया। अब बताओ कि लोड के पास कितना स्ट्रेंथ बचा हुआ रह गया। हमारे पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है उसमें मान के चलते हैं कि स्ट्रेंथ इतना है, लेकिन हम उसका यूज कितना तक कर रहे हैं, उसका यूज हम मान के चल रहे हैं इतना ही तक कर रहे हैं। तो फ्यूचर में, आने वाली फ्यूचर में अगर 10 आदमी 50 आदमी बढ़ भी जाएगा, स्ट्रक्चर पे लोड बढ़ भी जाएगा, तो क्या कुछ स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ने वाला है, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, नहीं ना फर्क पड़ने वाला है। अगर 100 साल का भी हम एक जनरेशन को मानते हैं, अगर किसी बिल्डिंग को 100 साल के लिए डिजाइन करते हैं तो 100 साल में मेरा जो अथी है प्रेजेंट तो पॉपुलेशन को देखकर ही डिजाइन किया जाता है। अगर फ्यूचर में 100 ईयर के बाद हम देखें तो कितना फ्यूचर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा किसी भी फैमिली का, बेसिस 10-15 मेंबर फैमिली का इंक्रीज करेगा। और कितना करेगा, तो मेरा ये जो हो जाता है उसके आने के बावजूद भी और लोड उस पर लगाया जाएगा ना, तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा जो स्ट्रेंथ जो होता है ना स्ट्रक्चर का, वो बचा हुआ रह जाता है, उसका यूज ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है मेरे पास स्ट्रेंथ और उसका कोई यूज हो ही नहीं रहा है। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अनइकोनॉमिकल होता है। क्या होता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना जो हमें करना है, इतना नहीं करना चाहिए था। स्ट्रक्चर मेरा सेफ तो था, आने वाले कंडीशन के लिए सेफ था मेरा स्ट्रक्चर, लेकिन अनइकोनॉमिकल। रुपया पैसा को भी तो हम देखते हैं ना, रुपया पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो इस मेथड में क्या किया गया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया था कंक्रीट के लिए 3 और स्टील के लिए 1.78। और ये भी क्लियर मैं कर दूं कि स्टील के लिए 1.78 एंड कंक्रीट के लिए 3 क्यों लिया गया था। तो मैंने बताया कि कंक्रीट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है एट द साइट होता है, जबकि स्टील का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो इंडस्ट्री में होता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, एरर के चांसेस कम होती है इंडस्ट्री में, जबकि एट साइट पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो परमिसिबल स्ट्रेस है ना, परमिसिबल स्ट्रेस WSM में कंप्यूट किया जाता था सूटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब कंक्रीट का स्ट्रेंथ हम जानते हैं, जैसे आपको पता होगा ना, कंक्रीट FC के कितना आता है, जैसे सपोज दैट आ गया 15 मतलब M15 आ गया, M20 आ गया, M30 आ गया, M25 आ गया। तो इसका तो ये स्ट्रेंथ हो गया ना, इस स्ट्रेंथ को बोल रहा है। अगर M20 है तो 20 न्यूटन पर mm² होता है उसका स्ट्रेंथ कंक्रीट का। अब बोल रहा है कि इसमें सूटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे करके आप उसका क्या कर सकते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लोड, यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेंथ था कंक्रीट का वो तो था 20, वो था 20, सपोज 30 लेते हैं। कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना था, M30 के लिए 30 न्यूटन पर mm² होगा। लेकिन इसमें बोला कि सूटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देकर हम उस पर क्या कर सकते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस को निकालते हैं। सूटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 3 होता है और भाग देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बताओ मेरे पास जो कंक्रीट अवेलेबल है उसकी स्ट्रेंथ है 30 न्यूटन पर mm²। 30 न्यूटन पर mm² लोड को क्या कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है, जबकि 10 न्यूटन पर mm² हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। बताओ कितना कम हो गया, 20 न्यूटन पर mm² क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेरे पास है तो अवेलेबल बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं कम है। तो क्या ये इकोनॉमिकल होगा,
इकोनॉमिकल होगा, बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज हो रहा है ना, इसीलिए WSM से जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है उसमें मटेरियल क्या यूज होता है, मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए वो बिल्डिंग या फिर कोई भी स्ट्रक्चर देखा होगा तो बहुत ज़्यादा मोटा बनता है। पहले ज़माना का घर बाबा ननर वाला घर देखेगा तो बहुत मोटा नहीं रहता है, एक दीवार 30-30 mm का रहता है, नहीं रहता है। अभी तो 5 mm सॉरी 10-30 सेंटीमीटर का रहता है, बहुत मतलब इतना मोटा मोटा दीवार बनता था पहले का। अभी का देखो अब तो 5 का बन जाता है, 5 का फिर 10 का, लेकिन जनरली अब तो 5 का बनने लगा है। क्यों? क्योंकि आप तो फाउंडेशन वगैरह देते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए ये मेथड क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल, लेकिन सेफ तो रहेगा, सेफ तो रहेगा। हाँ, एक चीज़ है कि ये सेफ्टी दे रहा है, एक चीज़ है तो सेफ्टी दे रहा है। इसीलिए आज के ब्रिज हो गए, डैम हो गए या मैसिव स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो किस पर डिजाइन किए जाते हैं, WSM पे। WSM से कौन से किसको डिजाइन किया जाता है, तो ब्रिज हो गया या फिर आपका जो डैम हो गया, ये मैसिव स्ट्रक्चर जो होता है उसको किसके लिए डिजाइन किया जाता है, WSM से। उसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर आने वाले कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर जाए, फुलफिल कर जाए, कभी फेल ना करे, कलेप्स ना करे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मेथड बनाया गया वो WSM था, लेकिन ये अनइकोनॉमिकल हो गया, इस कारण से हम इसका यूज नावेडेज नहीं करते हैं। आज के डे सबसे अच्छा डिजाइन कौन होगा, जो कि हमारा इकोनॉमिकल भी हो और साथ ही साथ ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाला भी हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स था, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स था, तो उस ड्रॉबैक्स को भी हम जान लेते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि WSM मेथड क्या होता है, नहीं होता है। रिगार्डिंग दिस मेथड हमने सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दिया है। इतना से ज़्यादा जानकारी आपको कहीं नहीं मिल सकती है, यही मोर देन सफिशिएंट है। इतना तक आप करते रहिए, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप सिर्फ करते जाइए, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात कर लेते हैं। इसका कुछ एजम्पशन भी लिया गया था कि इस मान के चलते हैं, एजम्पशन कुछ लिया गया था, मान के चलते हैं कि स्ट्रक्चर में ये होगा वो होगा, जबकि ऐसा कुछ बात था नहीं। ओके, कुछ एजम्पशन भी हम देख लेते हैं। देखो assumption इन WSM। ओके, WSM मेथड में जो assumption लिया गया था, फर्स्ट था ए प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग। मतलब कोई प्लेन सेक्शन क्या होता है, रिमेन प्लेन होता है आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग होने के बाद भी। ये बात सही है कि ये जंक्शन लेकर चलते हैं। और क्या जंक्शन लेते हैं इसका थोड़ा बहुत समझ लीजिए। जैसे कि आपका ये कोई बीम है, अच्छे से समझ लीजिए, ये आपका कोई क्या है, बीम है, ठीक है। नहीं ये नहीं, रुको मैं बता रहा हूँ, छोड़ो। ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन है, बीम का ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कह रहा है कि आफ्टर एंड बिफोर ये जो है ये चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रही है वही क्रॉस सेक्शन यहाँ पर भी है, वही क्रॉस सेक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये है बिफोर बेंडिंग और ये है आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग होने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन ये रहा है, ये देख रहे हैं ना, चेंज नहीं हो रहा है, जैसा ये है वैसा ये भी है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, इसलिए इसका एजम्पशन लिया गया है कि ए प्लेन रिमेन्स प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग। बेंडिंग होने से पहले भी और बेंडिंग होने के बाद भी आपका स्ट्रक्चर का जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि आपका जब बेंडिंग मोमेंट लगता है, किसी भी स्ट्रक्चर पर मोमेंट डेवलप करता है, मोमेंट के कारण ही बेंडिंग मोमेंट आता है ना। मोमेंट जब लगता है तो उसमें लेंथ चेंज होता है। इन केस ऑफ मोमेंट लेंथ इज चेंज होता है, जबकि उसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरा कहता है कि ट्विस्टिंग मतलब टॉर्सन, जब किसी भी स्ट्रक्चर या बॉडी पर टॉर्जन लगता है तो उसका टॉर्जन का मतलब ऐसे करना,
टॉर्जन का मतलब ऐसे करना। तो टॉर्जन जब डेवलप करता है तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जबकि उसका लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। टॉर्जन के केस में क्या होगा, लेंथ उसका चेंज नहीं होगा, जबकि क्रॉस सेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन लिखते हैं। सेकेंड एजम्पशन हमारा था द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, the tensile strength of concrete is ignored। ओके स्टूडेंट, कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट का होता है उसको इग्नोर किया गया। क्यों? क्योंकि कंक्रीट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन वेयर एज वीक इन टेंशन। कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि टेंशन में वीक होता है। इसीलिए तो हम आरसीसी में रेनफोर्स मतलब स्टील डालते हैं। स्टील क्या होता है, टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हम टेंशन को रजिस्ट करने के लिए स्टील प्रोवाइड करते हैं इन द स्ट्रक्चर में, जबकि कंप्रेशन को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट को। ओके, कंक्रीट के लिए माना गया है कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल जीरो होता है, कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी वो क्या करता है, रजिस्ट करता है। लेकिन वो कितना रजिस्ट करता है, तो वो 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका 100 है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा 10, उसका 10% ही रजिस्ट कर पाता है, ठीक है। तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, और इसका भी एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है, नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन relationship between concrete and steel is linear। ये इसका एजम्पशन लिया गया था, मान के चला गया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो होगा कंक्रीट और स्टील का रिलेशनशिप दोनों में वो क्या होगा, लीनियर होगा। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था, एक्चुअल में बिल्कुल नहीं था। एक्चुअल में क्या ऐसा था, नहीं था, ठीक है। वो एलएसएम में क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, अगेन इसका देखा गया कि बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट आर, बॉन्ड जो है स्टील और कंक्रीट का क्या होता है, आर परफेक्ट। कब तक परफेक्ट होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। जब लोड लगा रहे होंगे उस पर इलास्टिक लिमिट तक लोड को हम अप्लाइड करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बॉन्ड स्टील और कंक्रीट का वो परफेक्ट होगा, मतलब अच्छा बॉन्ड डेवलप करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा बॉन्ड डेवलप करेगा तभी तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रह पाएगा, स्ट्रॉन्ग रह पाएगा, नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप कि आपका एजम्पशन समझ में आया होगा, WSM मेथड क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा आपको। ओके स्टूडेंट, एंड देन हम बात कर लेते हैं इसका कुछ क्या रह गया था, ड्रॉबैक्स था। इसका क्या था, कुछ ड्रॉबैक्स था, उस ड्रॉबैक्स को भी हम देख लेते हैं। ओके, आइए ड्रॉबैक्स इसका क्या क्या था तो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कह रहा है कंक्रीट क्या है, एक इलास्टिक है, कंक्रीट इलास्टिक है, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लीनियर नहीं होता है। तो ये इसका क्या हो गया, एक ड्रॉबैक हो गया। ये रियलिटी में जब देखा गया तो ऐसा होता नहीं था, तो ये इसका क्या हो गया, एक ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। ड्रॉबैक का मतलब खामियां, ठीक है, इसका दोष पाया गया। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट लिख लेते हैं ड्रॉबैक ऑफ WSM, ड्रॉबैक ऑफ WSM, इसका क्या दोष था। ओके, इस मेथड का। ओके स्टूडेंट्स, कंक्रीट इज नॉट इलास्टिक, हैंस इलास्टिक तो होता नहीं है, हैंस एक्चुअल स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट, स्ट्रेस इसका स्ट्रेस लो, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट
इन कंक्रीट इज नॉट लीनियर। ओके स्टूडेंट्स, ये लीनियर नहीं होता, ठीक है। तो एक तो इसका क्या हो जाएगा, ये ड्रॉबैक हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हम इस पर क्या करते हैं, मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसका नेक्स्ट क्या है ड्रॉबैक्स इसका। तो नेक्स्ट ड्रॉबैक्स इसका है ना कि WSM मेथड जो है वो इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज को कंसीडर नहीं किया था, क्रीप एंड श्रिंकेज को कंसीडर नहीं किया था। दैट इज की सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया इज नॉट कंसीडर्ड। इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, सर्विसिबिलिटी अगर समझ में नहीं आ रहा हो स्टूडेंट्स तो आगे हम बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन जो होता है इसको हम किसके अंदर रखते हैं, अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर रखते हैं। ओके स्टूडेंट, सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी बीम जो है, कोई भी मतलब स्ट्रक्चर जो है वो फेल तो नहीं करता है लेकिन वो सर्विस देने लायक नहीं रह जाता है, ठीक है। अगर सपोज दैट मानकर चलते हैं कि ये बीम यहाँ पे लटक गया है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर बीम लगा हुआ है, ये बीम क्या हो जाएगा, लटक गया है, तो ये तो फेल नहीं किया है, फेल नहीं किया, कोलैप्स नहीं किया, लेकिन आप क्या इस बिल्डिंग में रहना चाहेंगे, नहीं रहना चाहेंगे। यहाँ पे डर लगेगा, डर लगा रहेगा कि कब गिर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग सर्विसेबल नहीं है, सर्विस देने लायक नहीं है। तो क्रीप जो होता है ना, एक लॉन्ग टर्म फेनोमेना होता है। क्रीप एज ए स्ट्रेन होता है, ठीक है, वो किसी लोड के कारण इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन टाइम टू टाइम, एक लॉन्ग टाइम के बाद, लॉन्ग एज मतलब ज़्यादा लंबा टाइम होता है तो हम उसको एज बोल देते हैं, ठीक है। तो एज के बाद, लॉन्ग एज के बाद क्रीप डेवलप कर जाता है किसी भी स्ट्रक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, क्रीप डेवलप कर जाने के कारण आपका, क्रीप का मतलब स्ट्रेन, ठीक है, वो बीम में क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द लोड। आपका वो जो क्रीप है डेवलप करता है, दैट इज सेल्फ वेट ऑफ लोड के कारण, स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट होगा उसी के कारण वो लोड डेवलप करने लगता है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। द इफेक्ट ऑफ क्रीप, the effect of creep and shrinkage is cannot taken into account, hence serviceability criteria is not considered, लेकिन ये जो मेथड है ना, इतना ना फैक्टर ऑफ ज़्यादा सेफ्टी ले लिया था कि इसमें बहुत कम क्रीप और श्रिंकेज देखने को मिलता था। ओके स्टूडेंट्स, ये रियलिटी बात है कि ये जितना ना बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया था जिसके कारण क्रीप और श्रिंकेज कम मिलता था। लेकिन क्रीप और श्रिंकेज तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिपेंड नहीं करता, वो तो डिपेंड करता है टाइम के बाद, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, सर्टेन टाइम के बाद क्रीप आने लगता है, श्रिंकेज डेवलप करने लगता है किसी भी स्ट्रक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि WSM से रिलेटेड एनी डाउट क्लियर हुआ होगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब आपको नहीं मिलने वाली है। आज के लिए यहीं तक रखेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपको यहाँ से सिर्फ समझना है, वीडियो को सिर्फ देखते रहना है, मैं क्या बोल रहा हूँ सिर्फ उसको नोट कर लेना कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बोले हैं जो कि उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सारी बातें आपको PDF से नोट करना है, अच्छे से नोट्स मिलेगा, प्रॉपर वे में नोट्स। आज के वीडियो में मैं जितना पढ़ाया हूँ उतना का नोट्स आपको PDF में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नो डाउट कि आपका दिन अच्छा हो, और कोरोना काल चल रहा है तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, और अच्छे रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच क्लास।